कर्पूरघोरं करुणावितारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हिंदी के सभी अध्येताओं को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। और आज हम इस दिवस को आधार बना करके हिंदी साहित्य जिज्ञासुओं के लिए मैं एक बहुत अद्भुत श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। आश्वस्ति करता हूं कि ये श्रृंखला निश्चय ही आपके इतिहास ज्ञान को और बढ़ाएगी। ये पुस्तक है मेरे हाथ में, हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये पुस्तक जो है वो रामचंद्र शुक्ल जो हैं उसकी मूल पुस्तक जो है उनसे हम लोग बात करेंगे। आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं, ये साहित्य का सार है, एपिसोड 2 है। पहला मैंने काव्यशास्त्र का लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है मित्रों, उसमें एक दृष्टि जो है वो अर्थात उसका सार संक्षेपण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आज में। और ये पहला एपिसोड होगा। आपको लगेगा कि हाँ हमारे एपिसोड ये काम का है तो मैं दूसरा जरूर से लूंगा। तो आइएगा, शुरुआत करता हूं बिना किसी औपचारिकता के। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल और विभाजन सारणी। सबसे पहला रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है काल विभाग। उन्होंने अपनी पुस्तक में, इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहला जो विभाजन दिया है उसमें लिखा है काल विभाग। और काल विभाग के नीचे वो यहां से पहली पंक्ति यह है, इसकी प्रथम पंक्ति यह है जो बहुत परीक्षाओं का हिस्सा बनती है। आप इस क्लास को 5-7 मिनट लगातार देखें और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। तो यहां पर पहली पंक्ति यह है, शुक्ल लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। पहली बात तो है कि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। फिर जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। और आदि बनी आरंभ से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति किस किस आधार पर बदलती है? तो शुक्ल जी कहते हैं राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। यह पहली पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का। फिर मित्रों यहां पर वो लिखते हैं काल विभाग के आगे वो लिखते हैं आदिकाल, और आदिकाल के आगे वो कोष्टक में वीरगाथा काल, जैसा कि हम जानते लिखते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल का ये प्रकरण है 4 प्रकरणों में, इस आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। पहला प्रश्न आपके सामने यही आता है कि शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभक्त किया है? तो 4 प्रकरण है। कितने प्रकरण है बोलो? 4 प्रकरण है। वो 4 प्रकरण कौन सा है? प्रकरण 1 है जिसको उन्होंने नाम दिया है सामान्य परिचय। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको। प्रकरण 2 है, उसमें लिखा है उन्होंने अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 3 है देश भाषा काव्य, और प्रकरण 4 है फुटकल रचनाएं। ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 प्रकरण है। और यदि इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो मैया पाठशाला टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें। ये आपको ध्यान रखना है, मैया पाठशाला नाम से अपनी ऐप है। अब वो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय की बात करते हैं, और वहां पर इस आदिकाल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति की बात करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आदिकाल को जो है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने कहा। आदिकाल को विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल से बाबा आदम के जमाने का बोध होता है, यह किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ये सब आप खैर जानते हैं। इस प्रकरण में, अब यहां पर इस प्रकरण में क्या क्या किया इन्होंने? अपभ्रंश भाषा की बात करी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और देशी भाषा जिसको हिंदी कह रहे हैं, जिसमें जो 12 में से 8 पुस्तकें
जिन 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, उसमें 8 पुस्तकें देशी भाषा की थी। इस प्रकरण का पहला कथन क्या है? प्रकरण 1 का सामान्य परिचय में पहला कथन यहां से शुरुआत होता है। प्रकरण 1 वो कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहां से माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। कहां से माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। वो लिखते हैं, ये बहुत बार आता है, वो लिखते हैं कि उस समय जैसे गाथा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, प्राकृत भाषा का सबसे लोकप्रिय छंद उस समय का गाथा था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। जैसे गाथा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य जो है वो समझा जाता था। वो यहां पर ये आगे लिखते हैं, अपभ्रंश या प्राकृत आभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता शुक्ल के अनुसार तांत्रिक मणि सिद्ध और योगमार्गी बोध, मणि योगमार्गी बोध कहते हैं नाथों को, कि सांप्रदायिक रचना और सिद्धों और नाथों को आचार्य शुक्ल साहित्य की श्रेणी में परिगणित नहीं करते हैं। वो सांप्रदायिक शिक्षा मानते हैं उनके ग्रंथों को। तो सांप्रदायिक रचना के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है मुंज और भोज के समय, मानी संवत, वो शुक्ल लिखते हैं, शुक्ल की नजर में हिंदी का पहला कवि है मुंज और भोज। तो मुंज और भोज के समय मानी संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 ये संवत है, आपको ध्यान रखना है। यानी इसको मैं यदि ईस्वी बनाऊंगा तो 993 ईस्वी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरे, ये जो व्याख्यान है ये परीक्षा उपयोगी तो है ही है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य की जो परीक्षा दे रहे हैं जो विद्यार्थी और जो साक्षात्कार देने के लिए जो चयनित हुए, वह उनके लिए कक्षा किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। प्रकरण 2 में वो लिखते हैं अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 का नाम है अपभ्रंश काव्य। क्या नाम है बोलो? अपभ्रंश काव्य। इसमें अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति, 84 सिद्धों और 9 नाथों का विवरण करते हैं वो, और सिद्ध और नाथों की रचनाओं की बात करते हैं। विभिन्न जैन रचनाकार, उसमें हेमचंद्र की बात करते हैं, सिद्ध हेम शब्दानुशासन की, सोमप्रभ सूरी कुमारपाल वाली, और जैनाचार्य मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि, और अपभ्रंश की वीर गाथा परंपरा के रचनाकार विद्याधर और शारंगधर की बात वो करते हैं। ये प्रकरण 2 में है। प्रकरण 2 जब शुरुआत करते हैं तो आचार्य शुक्ल का पहला कथन क्या है? पहला कथन आचार्य शुक्ल का यह है कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। अब यह प्रश्न ऐसा आता है कि शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव कब से समझना चाहिए? तो जब से प्राकृत जो है बोलचाल की भाषा न रह गई। पहले जैसे गाथा या गाहा प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोकप्रिय काव्य भाषा का बोध होने लगा। फिर वो बीच में लिखते हैं, और फिर लिख करके लास्ट पैरा है कि प्राकृत से बिगड़कर भाषा तक हम कैसे पहुंचे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, प्राकृत से बिगड़ा और जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वे भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। उस अपभ्रंश नाम कब चला ये याद रखना है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वे भाषा या देश भाषा कहलाती रही। अर्थात जब तक उसको बोला गया या जब तक भाषा बोलचाल में थी उसको हम भाषा या देश भाषा कहते रहे। जब भी वे साहित्य की भाषा हो गई तो ये बोलचाल वाली देश भाषा जो थी उसी के लिए शब्द का व्यवहार होने लगा, और वह शब्द था अपभ्रंश। अपभ्रंश नाम पहले पहल वेरी मोस्ट है। शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल कहां है? तो वल्लभी के राजा धारसेन और धारसेन द्वितीय याद रखना। ये 2 नंबर सीधे सीधे पड़े हैं आपके सामने, ध्यान रखना। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, और धारसेन के पिता थे गुहसेन, और गुहसेन का समय था विक्रम संवत 650 के पहले। अब अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कहां पर मिला है? तो 600 ईस्वी विक्रम संवत 650 के पहले
गुहसेन जो था धारसेन के पिता, उसको धारसेन ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि अपने पिता को कहा है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकरण में शुक्ल जी ने 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। प्रथम सिद्ध है कौन? शुक्ल के अनुसार, शुक्ल की पुस्तक में जो पहला सिद्ध क्रमांक जो 84 है, 1 से लेकर करके 84 तक, पहला सिद्ध तो है लुईपा, छठा है सरपा और सरपा को राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि मानते हैं और यही हमारा सर्वमान्य होता है। शुक्ल की नजर में पहला जो सिद्ध है वो लुईपा, ये लुईपा काया तरवर पंच विडाल चंचल चीर पैठो काल, तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है। छठा सिद्ध सरपा हुआ और ये 84वां जो अंतिम सिद्ध है वो है भलीपा। कौन है बोलो? भलीपा है। पहला कौन सा? लुईपा, छठा कौन सा? सरपा और अंतिम कौन सा? भलीपा। और इनमें 3 सिद्ध योगिनियां हैं, कनखलापा, लक्ष्मी करापा और मणिभद्रपा, यह आपको ध्यान रखना है। शुक्ल के अनुसार महाराष्ट्र संत जानदेव ने, शुक्ल के अनुसार महाराष्ट्र के संत है जानदेव ने, अलाउद्दीन का समय था उनका संवत 1358, संवत 1358 की बात कर रहे हैं हम, में थे अपने को इन नामदेव जानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है, जानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है और उन्होंने ये शिष्य परंपरा इस क्रम से बताई है। पहला है आदिनाथ, ये ध्यान रखना, यहां किसके अनुसार? जानदेव के अनुसार। दूसरा है मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा है गोरखनाथ, तो आम गोगे नी जा, तो ये ध्यान रखना, मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर गैनीनाथ, फिर निवृत्तिनाथ और फिर आते हैं जानेश्वर। तो जानेश्वर, संत जानेश्वर जो है वो अपने आप को जो है इस शिष्य परंपरा में, गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में रखते हैं शुक्ल के अनुसार। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जो है वो कौन माने गए? जलंधरनाथ। लेकिन ये जानदेव के अनुसार जो है आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ के गुरु हैं। नाथों की जो परंपरा है उसके अनुसार जलंधरनाथ जो है मत्स्येंद्रनाथ के गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? 9। और किसके अनुसार मानी है? एक पुस्तक है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार, और जिसमें पहला सिद्ध कौन सा है शुक्ल के अनुसार? नागार्जुन। और अंतिम सिद्ध जो नाथ कौन सा है? अंतिम नाथ जो है वो मलयार्जुन। नागार्जुन वस्तुतः जो है पहले बौद्ध थे, मानी सिद्धों में भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने शून्यवाद का आविष्कार किया और अंतिम नाथ जो है वो कौन है? मलयार्जुन है। नागार्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। पहला नागार्जुन है, अंतिम जो है मलयार्जुन है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोरक्षनाथ को कौन सा क्रम दिया? 1, 2, 3, 4, 5 और छठा। जैसे सरहपा को छठा स्थान दिया है 84 में, वैसे ही गोरखनाथ को शुक्ल ने छठा स्थान दिया है अपनी पुस्तक में, यह आपको ध्यान रखना होगा। फिर मित्रों, प्रकरण 2 जो है उसमें अपभ्रंश काव्य में धर्म और सांप्रदायिक प्रवृत्ति संबंधी रचनाओं के अतिरिक्त इन कवियों का विवरण दिया गया है। यहां पर देखो फुटकर रचनाएं। अब ये प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य में, यहां पर देखो प्रकरण 2 जो है उसमें फुटकर रचनाएं हैं। प्रकरण 3 में है फुटकर रचनाएं, प्रकरण 3 में है, हाँ अच्छा ओके, प्रकरण 2 है। तो यहां पर देखो प्रकरण 2 हो गया। प्रकरण 2 में जो है वो फुटकर रचना, हाँ अच्छा, प्रकरण 2 में वो जो है अलग से शीर्षक नहीं देते। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य में धर्म और सांप्रदायिक प्रवृत्ति संबंधी रचनाओं के अतिरिक्त धर्म काव्य किसने किसको शुक्ल ने किसको कहा है? जो आपका जैन काव्य है और जो अपभ्रंश काव्य है उसको तो धार्मिक काव्य का है, और सांप्रदायिक काव्य किसको कहा है उन्होंने? सिद्धों को और नाथों का जो साहित्य है उसको, नाथों का जो साहित्य है उसको उन्होंने सांप्रदायिक कहा है, यह आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकरण 2 में फुटकर रचनाएं जो है उसमें देखो पहले है हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मेरे साथ सभी साथी बोलेंगे, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। क्या है बोलो? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। फिर दूसरा जो फुटकर रचनाओं में लिखते हैं वो सोमप्रभ सूरी, और सोमप्रभ सूरी का जो ग्रंथ है वह है कुमार पाल प्रतिबोध। फिर जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। इन तीनों को वो किस में रखते हैं? प्रकरण 2 में फुटकर रचनाओं में रखते हैं। और अपभ्रंश भाषा में वीर गाथा परंपरा की रचनाएं, प्रकरण 2 में अपभ्रंश भाषा में वीर गाथा परंपरा की रचनाएं और रचनाकार कौन कौन मानते हैं? तो 2 है। एक तो विद्याधर, शुक्ल के अनुसार इनका एक आयुर्वेद का ग्रंथ प्रसिद्ध था, लिख लो,
आयुर्वेद का ग्रंथ जो है वो प्रसिद्ध था, आयुर्वेद का ग्रंथ जो है प्रसिद्ध था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकरण 2 में शुक्ल ने किसके आयुर्वेद ग्रंथ की बात करी है, तो विद्याधर के। लेकिन इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, कुछ पद्य जो है वो प्राकृत पिंगल सूत्र में जो है वो संग्रहित है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्याधर के बाद में शारंगधर, देखो शारंगधर ने एक ग्रंथ लिखा, शारंगधर पद्धति। शारंगधर के ग्रंथ का नाम है शारंगधर पद्धति। ये शारंगधर पद्धति जो है वो क्या है, सुभाषित संग्रह। बोलो क्या है ये, सुभाषित संग्रह। एक इनकी रचना जो शुक्ल जब आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते हैं तो 12 रचनाओं में हमीर रासो, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में चलिए, ये मित्रों महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पाठशाला में जो भी उत्तर भारत के जो राज्यों के जो पाठ्यक्रम है, उन सभी पाठ्यक्रमों पर जो है 16 फरवरी तक आपको एक अवसर दिया गया है। वीर गाथा काल, इसका संवत है, समय है संवत 1050 से 1375, और ये तीसरा प्रकरण शुरू होता है। प्रकरण 3 का नाम दिया है उन्होंने देश भाषा काव्य। प्रकरण 3 का नाम क्या दिया है, देश भाषा काव्य। फिर से एक बार इसको जुड़ो, फटाफट देखते हैं अपन, आओ फिर से देखिएगा ये क्या हो रहा है। यहां पर देखो, ये आदिकाल को वो जो 4 प्रकरणों में बांटते हैं। पहले एक प्रकरण का नाम सामान्य परिचय, दूसरे का अभ्रंश काव्य, तीसरे का देश भाषा काव्य, और चौथा फुटकल रचनाएं। इस अभ्रंश काव्य में भी फिर वो फुटकल रचनाएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अभ्रंश काव्य में भी फुटकल रचनाएं लिखते हैं 3, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये विशेष करके मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो रहा है। अब यहां पर जो है ये देखिएगा, वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, ये प्रकरण 3, और प्रकरण 3 का शुक्ल नाम देते हैं, मेरे साथ आप बोलेंगे, देश भाषा काव्य। और इसमें वीर गाथा के 2 रूप वो मानते हैं, तो प्रबंध काव्य जैसे पृथ्वीराज रासो क्या है, प्रबंध काव्य, और वीर गीत जैसे बिसलदेव रासो को वो क्या माना है उन्होंने, बिसलदेव रासो, वो वीर गीत में कहते हैं, वीर गीत की पुस्तक है बिसलदेव रासो। फिर यहां पर प्रकरण 3 में रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो मानते हैं शुक्ल रसायन शब्द से। कहां से, रसायन शब्द से। अब ये प्रश्न आता है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति शुक्ल ने किससे मानी, कि रसायन से, और वो रसायन शब्द कौन से रासों में प्रयुक्त हुआ है, बिसलदेव रासो में हुआ है। वो कहते हैं बार बार आया है हमारी समझ में, इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। प्रकरण 3 में वर्णित रचनाएं कौन कौन सी है, देखो, एक तो खुमान रासो दलपति विजय, किसकी है बोलो, दलपत विजय की। किसकी रचना है, खुमान रासो। ये प्रकरण 3 जिसको देश भाषा वाक्य कहते हैं, उसमें वर्णित रचनाएं और रचनाकार कौन कौन से हैं, तो खुमान रासो दलपत विजय, बिसलदेव रासो नरपति नाल, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो संवत 1225 से 1249, एवं 4 और 5, 4 है भट्ट केदार जय मयंक जो है भट्ट जयचंद्र प्रकाश, और मधुकर कवि जय मयंक जस चंद्रिका, इनका समय 1224 से 43 देते हैं। जगनीक की रचना का नाम है परमाल रासो, क्या नाम है बोलो, परमाल रासो। और फिर 7वें नंबर पे देते हैं वो श्रीधर को, श्रीधर की रचना का नाम है रणमल छंद। तो प्रकरण 3 में ये 7 लोगों की रचनाओं की बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दलपत विजय, नरपति नाले, पृथ्वीराज रासो, भट्ट केदार, मधुकर कवि, परमाल रासो और श्रीधर, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर प्रकरण 4 में वो फुटकल रचनाओं की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वो फुटकल लिखते हैं। वहां पर इस प्रकरण का नाम, आदिकाल के 4थे प्रकरण का नाम शुक्ल ने अपनी इस पुस्तक में फुटकल रचनाएं लिखा है। क्या लिखा है बोलो। और इस प्रकरण 4 की पहली पंक्ति क्या है, वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा का बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले कौन है, इस भाषा का असली रूप का पता देने वाले हैं दिल्ली के तो खुसरो। ये जो प्रकरण 4 है उसमें खुसरो और विद्यापति, इन दोनों का वो वर्णन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बता देता हूं, प्रकरण 3 में ये 7 कवि आ गए, ठीक है, और प्रकरण जो 4 है उसमें खुसरो मियां और तिरहुत के थे विद्यापति, उनका बात करते हैं। इस प्रकरण 4 की अंतिम उक्तियां, अंतिम पंक्तियां जो है, प्रकरण 4 की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो क्या है, वो कहते हैं कि मोटे हिसाब से वीर गाथा काल, मोटे हिसाब से प्रकरण 4 आदिकाल की समाप्ति कैसे होती है शुक्ल की, इस पुस्तक में आदिकाल की समाप्ति कैसे होती है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि मोटे हिसाब से वीर गाथा काल
महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। कहां तक समझना चाहिए? महाराज हमीर के समय तक। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और मुसलमानों के साम्राज्य में ही हमारा संत संप्रदाय पनपा था और मुगलों के साम्राज्य में रीतिकाल आया था और अंग्रेजों का जब साम्राज्य यहां पर उपनिवेशवाद बन गया था भारत, तो उस समय हमारा आधुनिक काल चला था। भारत की परंपरा में हिंदी साहित्य में किसी न किसी विदेशी आक्रांता का जो है आक्रमण हमने झेला है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अंतिम पंक्तियां हैं आदिकाल की, मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा और न मुसलमानों से। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों और विचारों में भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। यहां से एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि हमीर रासो जो है, हमीर रासो जो सारंगधर ने लिखा था, और हमीर ये जो है हमीर राजा महाराज हमीर, तो महाराज हमीर के समय से जो है वो अंतिम रचना वो मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की, बहुत महत्वपूर्ण कथन है मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्राण है, यू मान लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई वह आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सुखी नहीं पाते हैं। मेरा भाव यह है, शुक्ल जी कहते हैं कि कोई भी जो 900 वर्षों के कालखंड में हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई भी जो धारा चली उसको हम सर्वथा सुखी नहीं पाते। इसका मायना यह है कि जैसे आदिकाल में श्रृंगार का वर्णन हुआ, आदिकाल में वीर गाथाओं का वर्णन हुआ, वीर रसात्मक श्रृंगार और शांत रस की रचनाएं भी लिखी गई नाथ साहित्य में, तो वो आगे भी चलती रही। भक्ति काल में भी वो वीर गाथा आपके जो है वो रीतिकाल में चलती रही और कुछ वीर प्रशस्तियां आधुनिक काल में भी लिखी गई। तो वो 900 वर्षों के इतिहास में कोई भी जो कालखंड चला, यदि आदिकाल में आरंभ में नक्श चला तो वो कहीं ना कहीं जो है वो भक्ति काल में भी बहुत कम मात्रा में रहा, लेकिन रहा। फिर भक्ति काल की जो कुछ रचनाएं थी 3-4, वो रचनाएं आगे संक्रमित हुई रीतिकाल में, और रीतिकाल की रचनाएं जब आधुनिक काल में गई तो हालांकि उस परिमाण में कोई नक्शिक वर्णन वहां पर नहीं था, लेकिन फिर भी कवियों ने मर्यादित नक्शिक और मर्यादित श्रृंगार का वर्णन वहां पर किया है। शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं कि 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी धारा चली उसे हम कभी सर्वथा सुखी नहीं पाते। मित्रों, एक बहुत महद अवसर और खुश खबर आप लोगों के लिए यह है कि हिंदी द्वितीय श्रेणी शिक्षक तृतीय संशोधित और परिवर्तित संस्करण नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक मेरी जो है वो कल से जयपुर में मिलने लगेगी। कल 4 बजे बाद में आप किसी भी पुस्तक के यहां पर पुस्तक भंडार के चले जाएं कल 4 बजे से, और परसों से संपूर्ण राजस्थान में इस पुस्तक जो है वो आपको मिलने लगेगी। फर्स्ट ग्रेड की नवीन गाइड जो है वो ये आ गई है। आप सभी साथी इस बात का ध्यान रखें और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पुस्तक जो है ये बहुप्रतीक्षित पुस्तक है। इसमें एक तरह से मैंने जान डाल दी है। पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि ये पुस्तक आपकी सफलता में बिल्कुल जो है मील का पत्थर साबित होगी। ये व्याख्यान आपको कैसा लगा, इससे आप कितना सीखते हैं? क्या इस प्रकार के और भी व्याख्यान, क्या शुक्ल को हम निरंतर इस प्रकार से 8-10 कड़ियों में 8-10 क्लासों में छोटे छोटे व्याख्यानों में क्या मैं आपके सामने रखना चाहिए मुझे? आप बिल्कुल जो है हर व्यक्ति कमेंट करके जरूर से बताएं, भले ही लाइक आप करें कि नहीं करें, लेकिन इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ ये जो मेरी जो प्रविधि है विद्यार्थियों के लिए हितकारिणी सिद्ध होगी। इन्हीं भावों के साथ नमस्ते नमस्ते नमस्ते।